आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स या फिर लोकतांत्रिक अधिकार। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अगर किसी व्यक्ति के पास उसके डेमोक्रेटिक राइट्स या फिर लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है। और हम इस चैप्टर में कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमारे चैप्टर में कुछ दो तीन स्टोरीज दी हैं, हम पहले उनकी तरफ जाते हैं। तो पहली स्टोरी है लाइफ विदाउट राइट्स। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया जाता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, डिफेंस एकेडमी और व्हाइट हाउस पे इनको गिराया जाता है, लेकिन व्हाइट हाउस उसमें बच जाता है। और इस अटैक के पीछे अलकायदा होता है जिसका बॉस उसामा बिन लादेन होता है। और इस अटैक में 3000 लोगों की मौत हो जाती है और 6000 लोगों से ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तो अमेरिका का रिएक्शन इसमें कुछ ऐसा होता है। मेरा भाई अब सबको चुन के मारेगा। अब जो अमेरिका है उसने शक के आधार पे पूरी दुनिया से 600 लोगों को पकड़ लिया है और क्यूबा के ग्वांटानामो बे की जेल में डाल दिया है। अब इन जितने भी लोगों को उन्होंने पकड़ा है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग ही गिल्टी हों, उसमें से बहुत सारे लोग इनोसेंट हैं और उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्हें क्यों पकड़ा है। और मीडिया और यूएनओ को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है और कोई भी केस फाइल हुआ ही नहीं है। इसलिए जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इस जेल पे बैन लगाने को कहा, लेकिन अमेरिका ने ये बात नहीं मानी। अमेरिका में तो ये सब हो ही रहा था। अब बात करते हैं हम सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के अमेरिका से भी बहुत बुरे हाल हैं। यहाँ अभी भी हेरिडेटरी सिस्टम चल रहा है। हेरिडेटरी यानी मोराक सिस्टम, मतलब यहाँ किंग सिस्टम चल रहा है अभी भी साफ भाषा में। और यहाँ कोई भी इंसान पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता है और मीडिया को कोई भी फ्रीडम नहीं है कि वो किंग के अगेंस्ट कुछ बोलें। और वहाँ किसी को भी अपने रिलीजन की फ्रीडम नहीं है, केवल इस्लाम को छोड़ के। और वहाँ वुमेंस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें उनके पास लो स्टेटस है, उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। और अभी हाल ही में उन्हें वोटिंग राइट मिला है। तो बात करते हैं एथेनिक मैसेकर इन कोसोव की। तो कोसोव एक स्टेट है यूगोस्लाविया का, एक कंट्री है यूगोस्लाविया जो जिसका एक स्टेट है कोसोव। तो कोसोव में अल्बानियंस मेजॉरिटी में है और जो पूरी कंट्री है यूगोस्लाविया, वहाँ जो सर्ब्स लोग हैं वो मेजॉरिटी में है। तो जब कभी भी सरकार बनेगी या गवर्नमेंट बनेगी वो सर्ब्स की ही बनेगी। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ और जब वहाँ गवर्नमेंट बनी तो वो एक नैरो माइंडेड नेशनलिस्ट स्लोबोdan मिलोसेविक की बनी, जिसे हम मिलोसेविक कहेंगे। जो मिलोसेविक है उसकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है अल्बानियंस ग्रुप के ऊपर, यानी कि वो सर्ब्स कम्युनिटी का है तो वो चाहता है कि सर्ब्स का डोमिनेंस ज़्यादा हो अल्बानियंस के ऊपर। तो उसने केवल सर्ब्स अल्बानियंस के लिए दो ही ऑप्शन छोड़े, या तो तुम इस कंट्री को छोड़ दो या तो फिर हमारा डोमिनेंस मान लो, मतलब हमारा डोमिनेंस स्वीकार करो कि सर्ब्स अल्बानियंस के ऊपर हैं और उन्हें सारा हुक्म मानना पड़ेगा सबका। यानी कि एक डोमिनेंस की तरह पावर डोमिनेंस दिखा रहे थे सर्ब्स लोग अल्बानियंस के ऊपर। और इस बारे में जो बाकी कंट्रियों को पता चला, जिस वजह से उन्होंने इंटरफेयर करा इस मामले में और मिलोसेविक को उसकी पावर से हटा दिया और इंटरनेशनल जुडिशरी में उसके खिलाफ एक केस चलाया गया और मिलोसेविक को अरेस्ट कर लिया गया। और इस चैप्टर में हमें एक और स्टोरी दी गई है जो दो लोगों के बारे में है, एक बतीसा होफ्जा और उनके जो पति थे उनके बारे में। तो जो ये मिलोसेविक था उसने इन लोगों का मतलब संहार करना या फिर इनका हत्याकांड कर दिया उस पूरे एक ग्रुप का जो अल्बानियंस थे। इसने अपनी कंट्री में मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करा और अल्बानियंस पे पूरे के पूरे जो कोसोव है कोसोव पे हमला कर दिया अपनी आर्मी को भेज के, और जितने भी अल्बानियंस हैं उनको मार दिया। तो ऐसी एक बतीसा होफ्जा भी थी जो एक बूढ़ी महिला थी। उनके पति एक दिन वो किचन में खाना बना रही थी जो, और उनके पति जो थे वो लेटे हुए थे या अपने बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। तो क्या हुआ कि बाहर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है और बाहर पे आसपास गोलियां और जैसे अटैक्स हो रहे थे, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी या टैंक की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा होता है कि वो लोग जब डोर खोलते हैं तो एक आर्मी का ऑफिशियल आता है, वो उनसे कहता है तुम ये देश छोड़ दो और तुम ये घर छोड़ दो, हम ये घर को जला रहे हैं। और अब जाहिर सी बात है किसी के घर को अगर तुम ऐसे कहोगे, उसके सामने कह दोगे कि हम तुम्हारा घर जला रहे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, तो किसी को गुस्सा आएगा ही। अब उनके पति को गुस्सा आ गया तो जो आर्मी ऑफिशियल है उसने उसे 3 गोलियां मार दी। वो अभी मरा भी नहीं था अच्छे से, 3 गोलियां मार दी। और जो बतीसा होफ्जा थे उनके हाथ से उनकी इंगेजमेंट रिंग छीन दी और उन्हें घर से बाहर भेजा और उनके घर में आग लगा दी। अब क्या उनके पास कोई राइट नहीं थे? क्या उनका अपना घर है उस कंट्री में, वो उस कंट्री के एक सिटीज़न है, वो खुद एक अल्बानियन है। अब उनके ही घर पे उन्हीं को निकाल के उनके पति को मारकर और उनकी इंगेजमेंट रिंग को छीन कर उनके घर में आग लगा दी गई। ये तो थी कोसोव की स्टोरी।
अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो हमारी अगली हेडिंग है राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। तो बात करते हैं व्हाट इज राइट, राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड इन सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। तो इसका मतलब ये है कि राइट्स वो दावे होते हैं या फिर वो क्लेम्स होते हैं किसी इंसान के जिन्हें समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, और लॉ या फिर कानून या फिर संविधान के द्वारा जिन्हें स्वीकृति प्राप्त हो, उन्हीं क्लेम्स या उन्हीं दावों को हम राइट्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं वाई डू वी नीड्स राइट। तो हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों है। जो राइट्स होते हैं वो एक ऐसे पिलर की तरह होते हैं किसी डेमोक्रेसी में, जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनने के लिए पिलर्स की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही डेमोक्रेसी को बनने के लिए राइट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी डेमोक्रेसी है तो उस डेमोक्रेसी में अगर राइट्स नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हर डेमोक्रेसी में हर एक सिटीज़न के पास ये राइट होता है कि वो या तो अपने लिए एक किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुने, या तो फिर खुद इलेक्शन में आकर इलेक्शन को जीत कर गवर्नमेंट का पार्ट बने, यानी कि राइट टू बी इलेक्टेड। और जो राइट्स होते हैं, राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट्स माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी। क्योंकि कई बार देखा गया है जो कंट्री फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, उस कंट्री में हमेशा मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अपना डोमिनेंस दिखाती है। जैसे बात करते हैं किसी इस्लामिक कंट्री की, तो अगर वो इस्लामिक कंट्री फ्रीडम ऑफ रिलीजन को नहीं मानती है, तो वो अक्सर माइनॉरिटी को, जो अगर उनकी कंट्री में कोई माइनॉरिटी है तो उसका या तो वो उनको डराएंगे, धमकाएंगे और उन्हें अपने रिलीजन में शिफ्ट करना चाहेंगे। अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी उन लोगों की होती है जो लोग अपनी संख्या में ज़्यादा होते हैं, दोज पीपल्स हु आर मोर इन नंबर इन अ कंट्री और मोर इन पॉपुलेशन। तो इंडिया में मेजॉरिटी में है हिंदूज़, और माइनॉरिटी वो लोग जो कम हैं, अपनी पॉपुलेशन में कम हैं, या फिर लेस इन नंबर इन अ कंट्री। दोज पीपल्स हु आर लेस इन नंबर इन अ कंट्री आर कॉल्ड माइनॉरिटी। तो जैसे माइनॉरिटी में है तो बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए और मुस्लिम्स हो गए, तो ये सब लोग माइनॉरिटी में हैं। तो जो ये राइट्स हैं ये उन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं कि उन पे जो भी मेजॉरिटी है वो अपना डोमिनेंस ना दिखाए, या फिर जो मेजॉरिटी है वो हमेशा ये इंश्योर ना कर पाए कि वो जो चाहेंगे वो नहीं हो, वही होगा। जैसे कोई भी मेजॉरिटी है तो वो ये ना सोचें कि अब वो लोग मेजॉरिटी में है तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो राइट्स माइनॉरिटी को इसी चीज़ से बचाते हैं कि जो राइट्स हैं वो माइनॉरिटी को डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी से बचाते हैं। तीसरी चीज़ आती है, जो ये राइट्स होते हैं ये एक गारंटी की तरह होते हैं। जैसे जो भी ये गारंटी हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन्स या अदर जो बाकी लोग हैं उनके राइट्स को वॉयलेट करते हैं, तो यही राइट्स हमें उन वॉयलेटर्स के खिलाफ बचाते हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जैसे आप हैं, आपके जैसे कोई इंसान है, वो आपका कोई राइट वॉयलेट कर रहा है, तो अगर वो आपका कोई राइट को वॉयलेट कर रहा है तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो भी एक राइट के तहत लिया जाएगा। यानी कि जो ये राइट्स हैं वो आपके राइट्स को ही वॉयलेट होने से बचाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ जो ये राइट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने, जो भी ये सारे कुछ बेसिक ऐसे राइट्स होते हैं जो हायर कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, यानी कि कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जिन्हें बहुत ही ऊपर लेवल पे रखा जाता है, जो कि गवर्नमेंट, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो भी उन्हें वॉयलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी राइट्स हैं अगर उन राइट्स को गवर्नमेंट वॉयलेट करती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। और मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज़ में, हर किसी डेमोक्रेसीज़ में इन राइट्स को, जो भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स को लिखाया जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करते हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले के टाइम पे हमें पूरे के पूरे 7 फंडामेंटल राइट्स मिलते थे, जो थे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे हटा दिया गया था। मोरारजी देसाई ने 1978 में एक अमेंडमेंट किया था, उस वजह से उसको हटा दिया गया और ये बहुत हद तक सही भी था। तो जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है जिसे हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब यही है कि हर एक इंसान इक्वल है, यानी कि किसी भी इंसान के ऊपर हम भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो इंडिया में, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। यानी कि कोई भी इंसान, चाहे कोई एक क्राइम प्राइम मिनिस्टर करे, चाहे कोई गरीब आदमी करे, अगर वही क्राइम उसी आदमी ने करा है, यानी कि अगर उस क्राइम के लिए कोई एक निर्धारित सज़ा है, तो वो सज़ा दोनों को ही इक्वली मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ वेरी पावरफुल, और जो वो गरीब आदमी है, ही हैज़ नो रिसोर्सेज, उसके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है। पर अगर उन लोगों ने कोई भी एक क्राइम करा है और उस क्राइम की कोई निर्धारित सज़ा है, तो उन्हें वही काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो गरीब आदमी हो। दूसरी चीज़ ये है कि उनके साथ कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति के साथ, या कोई सरकार किसी भी सिटीज़न के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है उनके रिलीजन, उनके धर्म के नाम पे, उनकी रेस के नाम पे, उनकी जाति के नाम पे, उनकी कास्ट के नाम पे, उनके जेंडर के नाम पे। और हर एक सिटीज़न के पास एक्सेस है किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे जाने का, घूमने का। जैसे कोई भी पब्लिक शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, हर एक इंसान के पास इक्वलिटी है और हर एक इंसान के पास एक्सेसिबिलिटी है पब्लिक सर्विसेज की या पब्लिक प्लेसेस की, तो वो वहाँ जा सकता है। कोई भी अगर उनका ये इस लॉ को या इस राइट को वॉयलेट करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ये राइट टू इक्वलिटी है, अगर इंडिया में राइट टू इक्वलिटी है, तो जो ये 3 कैटेगरी हैं या जो ये 3 कम्युनिटी हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इन तीनों के लिए रिजर्वेशन क्यों है? अगर इंडिया में राइट टू इक्वलिटी है तो सबके लिए समानता होनी चाहिए। ये एक लॉजिक क्वेश्चन भी है। लेकिन अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो हमारा संविधान है उसमें ये साफ साफ तरीके से लिखा गया है कि इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी का मतलब कभी भी ये नहीं था कि हम लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट करें, बल्कि इक्वलिटी यानी समानता का मतलब कभी भी ये नहीं था कि हम हर एक व्यक्ति के साथ सेम ट्रीटमेंट करें, बल्कि इक्वलिटी का मतलब ये था कि हम हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, एक बराबरी का मौका दें उसको अचीव करने के लिए, और उसकी कैपेबिलिटी, उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है या कितनी क्षमता है उस एक पर्टिकुलर इंसान के पास, उसके पास उस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे कभी भी, जैसे कोई भी सीट रिज़र्व करी जाती हैं, जैसे मान लीजिए 100 सीट हैं, तो उसमें से केवल 25 सीट्स रिजर्व करी जाएंगी और उन 25 सीटों के लिए भी बहुत कंपटीशन होता है। अब ऐसा नहीं है कि एससी कैटेगरी है तो कोई भी आदमी आ जाए, उनके लिए भी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और उस मेरिट लिस्ट में जो इंसान जो अपनी ही कम्युनिटी के साथ कंपटीशन करके जीतेगा, उसमें भी कोई ना कोई कैपेबिलिटी या कोई ना कोई काबिलियत या कोई ना कोई क्षमता ज़रूर होगी, तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई लॉ वॉयलेट करा है, उसने ना ही राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन करा है, वो केवल अपने रिजर्वेशन का, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति के साथ सेम ट्रीटमेंट हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अचीव करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़। हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, तो जो अनटचेबिलिटी है उसे आर्टिकल 17 के तहत पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड या फिर बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। लेकिन आज भी हम देखते हैं किन्हीं रूरल एरियाज़ में या फिर जो पिछड़े इलाके हैं उन इलाकों में आज भी अनटचेबिलिटी को माना जाता है। अगर हम अनटचेबिलिटी की एक डेफिनेशन कहें, तो अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है और उस सोसाइटी को अनटचेबल या फिर उसको छूना मना हो जाता है, यानी कि उसको टच करना प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है उस सोसाइटी के द्वारा, या फिर किसी एक व्यक्ति को
या कुछ व्यक्तियों को जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें छूना बंद या फिर उनके आसपास जाना, उनके घर का खाना खाना, इसे ही हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। अब ये अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से गलत थी, तभी एक ऐसे व्यक्ति को जो एक अनटचेबल कम्युनिटी, जो एक मेहर कम्युनिटी से बिलोंग करता था, वो इंसान जो एक अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसी इंसान ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो ये एक बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए कि एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे भी एक इक्वल मौका मिला है, राइट टू इक्वालिटी है। तो ये नहीं, राइट टू इक्वालिटी कभी ये नहीं देखेगी कि वो इंसान किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब यही है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो चाहे वो एक अनटचेबल ग्रुप से ही क्यों ना बिलोंग करते हों, अब वो खुद एक अनटचेबल ग्रुप से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने देखा है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर बैन कर दिया। और ये उनका एक बहुत ही अच्छा और एक इफ़ेक्टिव वे था, जिससे आज तक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। और अनटचेबल लोग, जो जिन्हें पहले अनटचेबल या फिर अछूत कहा जाता था, आज उन लोगों को भी सोसाइटी में एक अच्छी इज्जत मिलती है। अब जो हमारा ये दूसरा फंडामेंटल राइट आता है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब साफ साफ तरीके में ये है कि हमें हर चीज़ की आज़ादी है, हमारे पास आज़ादी है हर किसी चीज़ को करने की, क्योंकि राइट टू फ्रीडम का मतलब यही है कि हमारे पास अधिकार है हमारी आज़ादी का। लेकिन अब इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठ के RDX और गन बनाने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि इसके अंडर भी, राइट टू फ्रीडम के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें हमारा अधिकार है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है, चाहे PM हो चाहे CM हो, हम किसी के भी बारे में कुछ कह सकते हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हम कोई भी एसोसिएशन को बना सकते हैं, किसी भी यूनियन को, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तीसरी चीज़ आती है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहो या उत्तराखंड में रहो, आपके पास ये राइट है या आपके पास इस चीज़ की आज़ादी है कि आप इंडिया में किसी भी पॉइंट, चाहे आप कन्याकुमारी में जाओ, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, चाहे गुजरात के कच्छ में, चाहे किसी भी पार्ट, किसी अब हमारी कंट्री का कोई भी पार्ट क्यों ना हो, आप वहाँ आराम से जा सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपके पास वो राइट है, आपके पास आज़ादी का राइट है। आपके पास ये भी राइट है कि आप केवल कंट्री के, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं और इनकी एक सीमा है, तो इनकी जो सीमा है वो केवल कंट्री के ही अंदर है। तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में बस सकते हैं, ये भी आपका एक राइट है। अब तीसरा राइट आता है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो हमारे साथ प्रताड़ना होती है उसके खिलाफ जो हमारा राइट है। इसका मतलब ये है कि किसी भी लोअर कास्ट का कोई भी उसके साथ प्रताड़ना नहीं होगी। और जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से बैन करा जाएगा। और ऐसे ही राइट टू जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसका मतलब यही है कि अगर आपके साथ कोई प्रताड़ना होती है या फिर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ भी एक राइट बनाया गया, यानी आपके पास अधिकार है कि आप उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इसी राइट को हम कहते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारा अगला राइट आता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसका मतलब ये है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ हर एक इंसान को किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का राइट है। यानी कि चाहे कोई भी इंसान हो, वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है। और हमें, जैसे हम किसी भी रिलीजन के, जैसे हम हिंदू हैं, तो हमारे पास ये राइट है कि हम अपना जो भी हमारा कम्युनल या फिर जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, हम उन्हें सोसाइटी में, अगर सोसाइटी हमें उसकी मान्यता देती है, क्योंकि वो राइट्स हैं, तो राइट्स हैं, तो अगर सोसाइटी उन्हें उसकी मान्यता देती है और लॉ उसे सैंक्शन करता है, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने जागरण या कीर्तन सोशली कर सकते हैं। तो यही था हमारा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब जो हमारा अगला राइट आता है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसका मतलब ये है कि एजुकेशन के फील्ड में अगर हम देखें, तो जो एजुकेशन है वो कभी भी किसी का जेंडर, किसी का धर्म, किसी की कास्ट और किसी के पहनावे को नहीं देखती है। इन एजुकेशन वी नॉट सी बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड क्लोथ्स। इफ़ पीपल आर शाई देन दे कैन ओपन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। अगर देखो, एजुकेशन के फील्ड में
अब इंडिया के उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि हर एक बच्चे को जो 14 साल से कम का है उसे 14 साल तक मैंडेटरी एजुकेशन तो लेनी ही होगी, यानी कि उसे 8th तक का तो पढ़ना ही है। लेकिन एजुकेशनल राइट का मतलब ये भी है कि अगर हम अलग अलग सोशल या इकोनॉमिकल ग्रुप की बात करें, तो जैसे अगर हम सोशल ग्रुप की बात करें तो सोशल ग्रुप में जैसे जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने अपना अपना स्कूल भी खोलते हैं। जैसे क्रिश्चियंस हैं तो वो हमेशा उनके पास अलग अलग मिशनरीज़ होती हैं। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे एक ना एक मिशनरीज़ तो होती हैं क्रिश्चियन बच्चों के लिए। और जैसे जो मुस्लिम्स हैं तो उनके भी अपने उनकी कम्युनिटी के भी एक अपने अपने स्कूल्स हैं। जैसे उनका जो कम्युनल या फिर जो उनका जो अपनी मान्यता है प्राप्त है उनकी सोसाइटी की तरफ से, जो उनकी कम्युनिटी के जो स्कूल्स हैं उन्हें मदरसे कहते हैं। तो वैसे ही जो क्रिश्चियंस के अपने जो स्कूल्स होते हैं उन्हें हम मिशनरीज़ कहते हैं। तो वैसे ही हर एक इंसान को जो भी इस कंट्री के अंदर पैदा हुआ है, ये जो भी इंडिया के अंदर है उसके पास इंडिया के फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है, क्योंकि उनकी बाउंड्री केवल इंडिया के अंदर तक का ही है। इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही वो फंडामेंटल राइट्स काम करेंगे। तो जो ये फंडामेंटल राइट है ये एजुकेशन को बढ़ावा देता है, इसलिए हर एक इंसान को एजुकेटेड होना इस राइट की वजह से पॉसिबल है। अब जो हमारा लास्ट राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब ये है कि जो हमारे 5 बाकी के कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी इंसान या कोई भी गवर्नमेंट उसको वॉयलेट करती है तो आप इस राइट की मदद से डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इस राइट को हार्ट एंड सोल भी कहा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि जितना डेवलपमेंट बढ़ेगा, आर्टिकल 14 के अंडर है कि जितना डेवलपमेंट बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा राइट बढ़ेंगे। वी हैव लॉट्स ऑफ राइट, क्योंकि आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि जितना डेवलपमेंट बढ़ेगा उतने राइट्स बढ़ेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।